गाइस जब भी आप नॉन करंट एसेट डिस्पोज कर दोगे, IS 16 कहते हैं, IS 16 कहते हैं, आपने दो काम करने हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टर्स, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स ने दो काम करने हैं। नंबर वन, डी रिकॉग्निशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स फ्रॉम द बुक्स। आपने उस नॉन करंट एसेट को अपनी किताबों में से निकाल देना। देखो, जब शुरू में एसेट लिया था तो अपनी बुक्स में लिखा था ना। अभी क्या करना है, उसको निकाल दो। दूसरा काम जो हमने करना है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। देखो, आप लोग जब अपनी जायदाद या घर या कोई मशीनरी बेचते हो तो फौरन सोचते हो कि यार मुझे कितना फ़ायदा है, नुकसान हुआ है। तो बस वही काम करना है, सही है, जो आप सोचते हो कि कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है, वो कैलकुलेट करना है हमने। तो ये दो काम करने हैं कि एसेट को अपनी किताबों में से निकाल दो और गेन या लॉस कैलकुलेट करो, सही है, कि कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है। तो ये दोनों काम हम 3 स्टेप्स में कर लेते हैं। ये दोनों काम गाइस हम लोग 3 स्टेप्स में कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप, नॉन करंट एसिड की जो कॉस्ट शुरू में लिखी थी उसको रिमूव कर दो। शुरू में जब कॉस्ट लिखी थी तो डेबिट किया था। इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त इस नॉन करंट एसिड की कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसिड्स में हमने डेबिट किया था, तो अभी उस अकाउंट को जाकर क्रेडिट कर दो। जब क्रेडिट करेंगे वो कॉस्ट वहां से निकल जाएगी। उस कॉस्ट को निकाल कर ले जाओ फायदे या नुकसान के हिसाब किताब के लिए। एक टेम्पररी अकाउंट, उसमें एसेट का फायदे या नुकसान का हिसाब किताब करोगे, उसकी डेबिट साइड पे ले जाओ। कौन कौन सा अकाउंट खत्म करके ये वैल्यू इधर लेके आए हो। सही है, उसकी जो कॉस्ट थी उसके कॉस्ट के जाती अकाउंट को आपने जाकर क्रेडिट किया और यहाँ पे आके आपने डेबिट कर दी वो वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में नॉन करंट एसिड का एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी खत्म कर दो। चूंकि आपने एसिड बेच दिया है, उसकी कॉस्ट भी खत्म कर दी है, तो उसका एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी खत्म कर दो। तो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो किस नेचर की होती है, क्रेडिट नेचर की, तो अभी खत्म करने के लिए डेप्रिसिएशन इस एसिड से रिलेटेड पड़ी हुई है, सारी निकाल दो। टिल डेट डेप्रिसिएशन सारी खत्म कर दो और निकाल कर किधर ले जाओ, फायदे नुकसान के हिसाब किताब में।
तो डिस्पोजल का अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, इसमें फ़ायदे और नुकसान का हिसाब किताब होगा एसेट के। हम एसेट को साथ साथ डी रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं और फ़ायदे और नुकसान का हिसाब किताब भी करेंगे इस अकाउंट में। स्टेप नंबर 3 कि एसेट बेचकर क्या मिले हमें। कुछ तो मिला होगा। एसेट की सेल प्रोसीड क्या थी। स्टेप नंबर 3 है कि एसिड बेचकर हमें क्या मिला है। स्टेप 1 में हम लोगों ने कॉस्ट को रिमूव करके डिस्पोजल के अकाउंट में लेके आए हैं। स्टेप 2 में हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिमूव किया और डिस्पोजल के अकाउंट में लेके आए हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि एसिड बेचने पर हमें मिला क्या है। मे बी हमने एसिड को पैसों पे बेचा। मे बी हमने एसिड का पार्ट एक्सचेंज किया हो। सही है कि एक एसिड दो दूसरा एसिड ले लो। या तो एसिड पैसों का बेचते थे हम लोग कि हमारे पास एक गाड़ी थी वो हमने बेच दी पैसे ले लिए। और या तो गाड़ी बेचकर मतलब वो पुराने नॉन करंट एसिड के साथ पैसे देने पड़ते हैं तो नई गाड़ी आ जाती है। अगर तो पैसों का बेचा है तो कंपनी के पास पैसे आ गए हैं और ये जो पैसे आए हैं एसिड के लिए आए हैं ना, तो एसिड के फायदे और नुकसान के हिसाब किताब के लिए ये पैसे हम लोग ले जाएंगे किधर। इधर। अगर तो पैसों पे बेचा तो पैसे आ गए और एसिड के फायदे नुकसान के हिसाब किताब के लिए ले जाओ। अगर हमने पैसे नहीं लिए और उसकी जगह न्यू एसिड लिया है तो हमारे पुराने एसिड की क्या बोली लगी है, क्या कीमत लगी है, क्या सेल प्रोसीड थी, वो हमें चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जो नया एसिड लिया फॉर एग्जांपल ये 2 लाख का था और हमने पुराने एसिड के साथ 70,000 दिए हैं, तो मुझे बताओ हमारे पुराने एसिड की क्या वैल्यू लगी है। तो वो आपको क्वेश्चन में ये देगा और ये देगा। पूछ रहा वो पुराने एसिड का डिस्पोजल रहा होगा। तो ये फार्मूला याद रखना। इसको कहते हैं पार्ट एक्सचेंज वैल्यू। पुराने एसिड की जो वैल्यू लगी है ना उसको कहते हैं पार्ट एक्सचेंज वैल्यू। तो यहाँ पे या तो कैश रिसीप्ट आएगा अगर पैसों पे बेचा है और या तो पार्ट एक्सचेंज वैल्यू आएगी। अब डिस्पोजल का टॉपिक खत्म हो गया, देखो फायदे या नुकसान कैसे निकलता है। फिर तुमने खा लिया। ये था एसिड को जो हमने इस्तेमाल किया है और ये एसिड की जो बोली लगी है कीमत। तो ये फायदे वाली साइड है, क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो फायदा, अगर डेबिट साइड बढ़ी है नुकसान। सही है, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो फायदा हुआ है नहीं तो नुकसान।
तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो जाएगा किधर, पी एंड एल में। जो भी फायदे या नुकसान आएगा वो पी एंड एल में जाएगा। हाँ सर। मैं बता रहा था कि डिस्पोजल के 3 स्टेप्स हैं। तीनों स्टेप्स में हम साथ साथ डिस्पोजल का अकाउंट बना रहे होते हैं। ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है। यहाँ पे नॉन करंट एसिड की कॉस्ट आती है, इधर एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इधर आता है सेल प्रोसीड्स, या तो कैश रिसीप्ट अगर कैश पे बेचा हो, और नहीं तो पार्ट एक्सचेंज वैल्यू अगर मार्चा मारा हो। ये क्या है कि एसिड पे हमने खर्चा कितना किया था, ये है कि हमने एसिड को यूज कितना किया है, और ये है कि उस एसिड की बोली कितनी लगी है, कीमत, प्राइस, प्रोसीड्स। तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी हुई तो प्रॉफिट, सही है, गेन या लॉस। गेन आएगा जब क्रेडिट साइड बड़ी हुई, तो गेन या लॉस फाइंड करना ही हमारा काम था इस डिस्पोजल के अकाउंट में। डिस्पोजल के अकाउंट का क्या काम था, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल फाइंड करना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कॉस्ट थी 5,000, उसको हमने इस्तेमाल कर लिया था 3,500 का अभी तक, और वो बिक गया 2,000 का। तो ये देखो, ये वाली साइड, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 500। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्रेडिट साइड बड़ी है ना, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट पड़ा हुआ है, यहाँ से लिखेंगे ये अकाउंट खत्म, और क्रेडिट कर लेंगे क्या, पी एंड एल में ले जाएंगे ये गेन। सही है, पी एंड एल में ले जाएंगे ये गेन। ये ट्रांसफर ऑफ गेन की एंट्री लिखी है, अगर लॉस होता तो उल्टी एंट्री है। अच्छा, ये एक और तरीके से भी हो सकता है ये गेन और लॉस फाइंड करना, अगर क्विक फाइंड करना चाहते हो, क्विक। ये देखो, कॉस्ट और एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स पे है ना, तो ये तो कैंसिल हो। डेप्रिसिएशन माइनस होते तो क्या आता है, कैरिंग वैल्यू। कितनी कैरिंग वैल्यू नजर आ रही है, 5,000 माइनस 3,500, 1,500 कैरिंग वैल्यू नजर आ रही है एसिड की। और एसिड बिका कितने का है, 2,000 का। तो जब भी सेल प्रोसीड ज्यादा होगी तो क्या आएगा, गेन ऑन डिस्पोजल। जब भी कीमत ज्यादा लगे और आपकी किताबों में वैल्यू कम होता है, आपके पास एक चीज है, आपकी नजर में वो 1,500 की है, पर वो बिक गई फॉर एग्जाम्पल 1,200 की, वो बिक गई फॉर एग्जाम्पल 1,200 की, तो नुकसान हो गया। तो ये क्विक तरीके है फाइंड करने का। वैल्यू किस तरह निकलती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैरिंग वैल्यू होती है। तो यही डिस्पोजल का टॉपिक था, डिस्पोजल का गेन या लॉस किस तरह निकलता है, देख लो। अच्छा, यहाँ पे एक एंट्री बताना, मैं आ रही थी मुझे बार बार, इनकी एंट्रीज क्या होंगी, बाकियों की तो मैंने एंट्री बता रही थी। ये कैश पे की है, उसकी जगह नया एसिड मिला है, पुराना एसिड दिया है, उसकी जगह नया एसिड मिला है। तो एंट्री देखते हैं, इसकी एंट्री होगी सोसाइटी की, इसके बदले नया नॉन करंट एसिड मिला है ना,
और ये वैल्यू कहाँ गई थी? डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पे। और ये जो दी है इसके बदले भी नया नॉन करंट एसेट मिला है। क्रेडिट कैश, डेबिट, न्यू नॉन करंट एसेट। तो क्या एंट्री हो गई है एक तरह से? न्यू नॉन करंट एसेट में 130 भी आया और 70 भी आया। बदले तुम डिस्पोजल के अकाउंट में 130 लेके गए हो और तुम्हारी पॉकेट से पैसा गया है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस कुछ। तो गाइस पहले नॉलेज सही तरह से याद कर लेना, उसके बाद हमेशा क्वेश्चंस देखा करो। तो देखो इस क्वेश्चन को, ये जो 116 नंबर है ये कैप्लन की किट में से मैंने लिया है। देखो इस क्वेश्चन को एक नज़र, फिर मैं ये सॉल्व करता हूँ। अच्छा, अ नॉन करंट एसिड वाज परचेज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। एक एसिड हमने लिया था कितने का? 2400 का। 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मीन्स रिड्यूसिंग बैलेंस में 20% लगता होता है कैरिंग वैल्यू पे। तो पहले साल एसिड की कैरिंग वैल्यू, डेप्रिसिएशन तो अभी तक हुई नहीं, कॉस्ट कितनी है? 2400। तो कैरिंग वैल्यू कितनी है? पहले साल कॉस्ट ही कैरिंग वैल्यू होती है, याद रखना, रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए। तो कितनी डेप्रिसिएशन बनती है ये? 480। कैरिंग वैल्यू कितनी बचती है? नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रिशिएट होगा। तो ये 384 हो जाएगी डेप्रिसिएशन, आई थिंक सो। 384। कितनी कैरिंग वैल्यू रह जाएगी? 1920 माइनस 384, 1536। x3 कैरिंग वैल्यू कितनी है? इस पे लगाओ 20%, ये हो जाएगा 306। 307। कितनी कैरिंग वैल्यू रह जाएगी तीसरे साल के आखिर में? 1229। एक्चुअली 307.2 था, तो 1228.8 हो जाएगा ये। सही है। तो देखो ज़रा क्वेश्चन, वो कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ चौथा साल, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 कितने का बेच दिया? 1200 का। अब एक एसिड जिसकी कैरिंग वैल्यू थी, आपने कितने का बेचा है? कम का। आपने कम पैसों पे बेचा तो लॉस हुआ है। सही है, लॉस हुआ है आपको। ये क्वेश्चन देखो,
अच्छा, नॉन करेंट एसिड वाज डिस्पोज्ड फॉर सेलिंग प्राइस दी हुई है सबसे पहले। इट हैड बीन परचेज्ड एग्जैक्टली 5,000 का। डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं जल्दी से। कॉस्ट थी 5,000, सेल प्रोसीड है 2,200, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हैं। एग्जैक्ट 3 साल पहले लिया था इतने का, इतनी रेजिडुअल वैल्यू थी और रिड्यूसिंग बैलेंस 20% लगाना था, तो सही है पहले साल। डेप्रिसिएशन हो गई 1,000, कैरिंग वैल्यू रह गई थी 4,000। डेप्रिसिएशन हो गई 800, कैरिंग वैल्यू रह जाएगी 3,200 और डेप्रिसिएशन हो गई 640। तो टोटल डेप्रिसिएशन है 2,440। तो ये वाली साइड छोटी लग रही है, खर्चे वाली साइड हुआ है। आई थिंक नुकसान हुआ है 360 का। नहीं तो कैलकुलेट कर लेना है कि नुकसान ही इसमें। ये वाला देखो, गाड़ी ली थी 12,000 की। 20% स्ट्रेट लाइन, फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नन इन द ईयर ऑफ सेल। ओके, ईयर एंड दिसंबर है। अप्रैल में चीज ली थी, तो पहला ईयर एंड कब आया होगा? दिसंबर में ही आया होगा। X1 अप्रैल में ली थी, पहला दिसंबर X1 का ही दिसंबर आया होगा। पहले साल फुल डेप्रिसिएशन लगानी है। अगले साल भी फुल लगानी है। अगले साल भी फुल लगानी है। X3 का जब दिसंबर आया होगा। X4 के अगस्त में बेची है, तो X4 की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। सिर्फ 3 डेप्रिसिएशन हुई हैं। और ये बेची कितने की है? तो 200 का फायदा आ रहा है। सही है, 200 का फायदा आ रहा है। ये 12,200 है, 12,200 है ये वाली साइड, और वो वाली साइड 12,000 है।